अस्सलाम दोस्तों, इन साइड में मौजूद वक्त में खुश आमदीद। हम ख्याली का खात्मा सिर्फ एक कदम दूर रह गया है और सुप्रीम कोर्ट में जारी मैच इस वक्त 8-8 से बराबर है और इसका मतलब ये है कि अब फाइनल राउंड होने वाला है और फाइनल राउंड अगर शुरू होने वाला है तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर इस खेल के अंदर कोई जीतेगा कोई हारेगा। और अगर जो हम ख्याली का वायरस ख़त्म करना है तो इसके लिए जो जीत है वो हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ख्याली मौजूद रहती है और वो सितंबर के बाद भी मौजूद रहती है तो फिर इसका मतलब ये होगा कि ये कहानी बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाएगी। और शायद यही वजह है कि इस वक्त ये जो एक्ट गवर्नमेंट ने पास किया था, रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट, इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर खासी गहमा गहमी पाई जाती है, खासी हड़बोंग मची हुई है। और शायद यही वजह है कि एक खौफ सा तारी हुआ है कि कहीं गड़े मुर्दे उखाड़ न लिए जाएं। और इस हवाले से एक ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन सामने आई है जो मैं आपके सामने रखूँगा और कुछ और चीज़ें हैं जो इसी हवाले से हैं और आपके सामने एक पूरी पिक्चर लेके आने की कोशिश करूंगा ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये हम ख्याली का वायरस जो है इसका खात्मा करना क्यों ज़रूरी है। आपको याद है कि कल की ही एक खबर आई थी कि ये जो जुडिशल कमीशन है सुप्रीम कोर्ट का, इसने पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा इनकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एलिवेशन की मंजूरी दे दी है और अब इस मामले को भेजा जाएगा पार्लियामेंट्री कमीशन को, जो एक रस्मी तौर पर एक कार्रवाई करके इनकी मंजूरी देगा अपॉइंटमेंट की और इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से अपना चार्ज संभाल लेंगी। ये सुप्रीम कोर्ट में फ़राइज़ सर अंजाम देने वाली दूसरी खातून होंगी और इनसे पहले जस्टिस आयशा मलिक साहिबा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस की 2 खाली असामियां थीं वो हो गई हैं, उसमें से एक हो गई है पूरी और एक रह गई है अभी खाली और इसके ऊपर अभी अपॉइंटमेंट होना बाकी है। कोशिश तो ये थी कि इसके ऊपर भी अपॉइंटमेंट कल ही कर ली जाती, एक तेरा एक मेरा के असूल के तहत, लेकिन कल ये वाली जो कार्रवाई थी ये हो गई नाकाम, क्योंकि वहाँ पर हम ख्याली के वायरस को रोकने के लिए कुछ ज़्यादा तादाद उनको मुयस्सर नहीं थी, लिहाजा एक अपॉइंटमेंट हो गई, एक अपॉइंटमेंट रह गई। अब सुप्रीम कोर्ट के आइन के मुताबिक जो जजेस की तादाद है वो है 17 और इसका मतलब ये है कि पहले 15 जजेस काम कर रहे थे, एक जज की अपॉइंटमेंट हो गई यानी जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा की। तो इसका मतलब ये है कि अब 16 जो सीट्स हैं वो हो चुकी हैं पूरी और एक सीट रह गई है खाली। इसका मतलब ये है कि ये जो मामला है ये हो गया है 8-8 से बराबर, क्योंकि वो तमाम लोग जो जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा को जानते हैं उनका ये मानना है कि ये एक ऐसी दबंग खातून हैं जो सही को सही और गलत को गलत कहने की जो है वो ताकत रखती हैं, हिम्मत रखती हैं और कतई नज़र इस बात से कि उनकी इस बात से कौन खुश होता है कौन नाराज़ होता है, वो हक़ की बात करती हैं और फैसले भी मबनी बर हकीकत ही देती हैं, इससे वो दाएँ बाएँ नहीं होती। इसका मतलब ये है कि ये खातून जो है मुसर्रत हलाली साहिबा ये किसी भी सूरत हम ख्याल नहीं हो सकती, क्योंकि हम ख्याली का के लिए सबसे ज़्यादा जो उसके लिए रिक्वायरमेंट है वो ये है हाँ में हाँ मिलाना, और वो तमाम लोग जो हाँ में हाँ मिला सकते हैं वही हम ख्याल हो सकते हैं, जो अपना माइंड इंडिपेंडेंटली अप्लाई करें, जो हक़ और सच का साथ दें, जो आइन की हुक्मरानी कानून की बालादस्ती पर यकीन रखें, वो हम ख्याल नहीं हो सकते। और इसका मतलब ये है कि अब एक अपॉइंटमेंट और होगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ताकत का तवाज़ुन जो है वो शिफ्ट कर जाएगा और शायद यही वजह है जिसने एक पूरे के पूरे माइंड सेट को हिला कर रख दिया है। और यही वजह है कि रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट को लेकर बहुत ही ज़्यादा जिसे हम कह सकते हैं कि कंसर्न्स का जो है वो इजहार किया जा रहा है। अगर आप कल की समाअत देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तो वहाँ पर इस बात का बार बार जिक्र किया गया मोअज़्ज़ज़ बेंच की तरफ से कि जनाब ये मामला एक एक्ट के तहत नहीं हो सकता, रिव्यू का मामला, और अगर आपको ने रिव्यू की इजाज़त देनी है, अगर आपने 184(3) के स्कोप को कम करना है तो बेहतर ये है कि एक आइनी तरमीम के ज़रिए इस मामले को सेटल कर दिया जाए। और उनको पता है कि चूँकि अभी मौजूदा हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं है और मुस्तक़बिल में भी 2/3 अक्सरियत की हामिल किसी भी हुकूमत का इक़्तिदार में आना कुछ ज़्यादा आसान काम नहीं है, लिहाजा उन्होंने कहा जनाब ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं और वो डेवलपमेंट्स भी सामने आ रही हैं। 5 दिन पहले आपको याद होगा कि एक केस लगा था जमात इस्लामी का और इस केस में मुतालबा ये किया गया था कि पनामा केस के अंदर जो बाकी अफराद रह गए हुए हैं, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक ख़ानदान को एक शख्स को निशाना बनाया गया, जो बाकी 348 लोग जिनका नाम आया था पनामा केस के अंदर
ان کو بھی ٹرائل کیا جائے۔ اور یہ کیس لگ گیا سپریم کورٹ کے ایک سینئر جج ہیں جسٹس طارق مسعود صاحب، ان کی عدالت میں، اور جسٹس طارق مسعود صاحب نے اس کیس کے اندر بہت ہی زیادہ ریمارکس کیے۔ انہوں نے کہا جناب یہ جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ پاناما کیس کے اندر صرف ایک خاندان کو اور اس خاندان کے بھی ایک فرد کو نشانہ بنایا گیا، باقیوں کے خلاف کسی طرح کی کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ اس سے آگے بات اب آپ جو ہے نا ہمارا منہ نہ کھلوائیں، یہ ان کے ریمارکس تھے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اشارہ تھا کہ جناب اگر یہ جو ریویو جو ایکٹ ہے یہ جو اب تو نافذ العمل، ابھی تک سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر کوئی اسٹے آرڈر جاری نہیں کیا، لیکن اس کے اوپر ابھی تک کسی نے کوئی درخواست بھی دائر نہیں کی کہ جناب اس ایکٹ کے تحت ہماری اس درخواست کو سن لیا جائے یا ہماری اس اپیل کو سن لیا جائے۔ لیکن کل کی ہیئرنگ کے اندر یہ بات واضح طور پر سامنے آئی اور جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر صاحب کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ جناب اگر تو ہم اس ریویو ایکٹ کو اس کے اوپر کوئی بات نہ کریں اور اس کو نافذ العمل کر دیں تو 184(3) کے تحت جن جن مقدمات کو سنا گیا ہے اور جن جن مقدمات کے فیصلے دیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے اپیل میں آ جائیں گے، ایک قسم کا ری اوپن ہو جائیں گے۔ اور اب شرط یہ بھی آ گئی ہے کہ جناب جو اپیل ہے وہ والا بینچ نہیں سنے گا، بلکہ ایک نیا بینچ بنایا جائے گا، لارجر بینچ بنایا جائے گا جو وہ کیس سنے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس اپیل کا جو سکوپ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ اب شاید یہی وجہ ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ کنسرن شو کیے جا رہے ہیں، اور تازہ ترین اطلاع سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ آ رہی ہے کہ چیف جسٹس مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ثاقب نثار صاحب اور گلزار صاحب کے دور میں جتنے بھی از خود نوٹسز 184(3) کے تحت لیے تھے وہ اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی اپنے ہم خیال ججز کا بینچ بنا کر ان کو نمٹانے کا انہوں نے پروگرام بنا لیا ہے، کیونکہ اگر یہ چیز آگے بڑھتی ہے اور نسلا ٹاور جیسے معاملات کو جو ہے اس کو سیٹل ڈاؤن نہیں کیا جائے گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فیوچر کے اندر جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بن جائیں گے چیف جسٹس تو پھر ثاقب نثار صاحب اور گلزار صاحب کے دور میں لیے گئے از خود نوٹسز کا پول نہ کھل جائے، اور پھر جسٹس سردار طارق صاحب کے جو ریمارکس ہیں تین وہ جو خاصے جسے ہم کہہ سکتے ہیں اگریسو ہیں، ان ریمارکس نے ہم خیالوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ جناب اس چیز کو ہمیں کچھ سیٹل ڈاؤن کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کا یہ جو ثبوت ہے وہ اس حوالے سے سامنے آتا ہے کہ کرونا از خود نوٹس کیس فکس ہو گیا ہے۔ اب اسلام آباد کی بلند ترین عمارتوں سے متعلق CDA کی اپیلوں کی سماعت کے لیے بھی ایک 3 رکنی بینچ بنا دیا گیا ہے، اور اس کی سربراہی بھی چیف جسٹس مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کریں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے اس سارے کیس کے اندر کہ خاص طور پر یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا CDA کی جو اپیل ہے، یہ اسلام آباد کے اندر 2 بلند ترین عمارتیں ہیں، یہ وہی بلند ترین عمارتیں ہیں جہاں میں ایک کے اندر عمران خان صاحب کا فلیٹ بھی ہے، وہاں پہ انہوں نے فلیٹ ان کو تحفتاً ملا ہوا ہے۔ وہ والی جو بلڈنگز ہیں ان کے کیس لگے ہیں، اور جو جج صاحب اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں مسٹر جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جب وہ جج نہیں تھے تب وہ اسی بلڈر کے جس کا یہ کیس جس نے یہ بلڈنگز کھڑی کی ہیں وہ اس بلڈر کے وکیل کے طور پر عدالت کے روبرو پیش ہوتے رہے ہیں، اور اب وہ اسی جو بلڈنگ ہے اس کی تعمیر کا جو لیگلٹی ہے اس کا کیس وہ بطور جج سنیں گے۔ تو یہ ایک بڑا زبردست قسم کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا معاملہ بھی سامنے آ رہا ہے، لیکن یہاں پہ اب تو کانفلکٹ رہ ہی نہیں گیا جی، اب تو سیدھا سا اصول بن گیا ہے، کیونکہ ساس کا کیس ہے وہ بھی آپ سنیں گے، داماد کا کیس ہے وہ بھی آپ سنیں گے، ساتھی جج کا کیس ہے وہ بھی آپ سنیں گے، جج کے بیٹے کا کیس ہے وہ بھی آپ سنیں گے۔ یہ تو ایک چیز سیٹل ہو چکی ہے کہ جناب ان کے علاوہ کسی اور نے یہ والا کام نہیں کرنا۔ اب یہ جو سچویشن ہو گئی ہے اس نے انفیکٹ جو ہے وہ نیندیں اڑا کے رکھنی ہیں کہ یہ والے معاملات اگر کھل گئے، جو ماضی کے اندر چیزیں ہوتی رہی ہیں، ثاقب نثار نے جس طریقے سے بابا رحمتہ بن کے جو کام دکھائے تھے ان کی چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی، کیونکہ پھر تو کیس فائلز تک مکمل طور پر ایکسیس آ جائے گی۔ اور اس کے بعد جو دیگر جج صاحبان ہیں، آصف سعید کھوسہ صاحب ہیں، جسٹس گلزار صاحب ہیں، خود مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں، یہ ایک پوری کی پوری ایک لیگیسی ہے ہم خیالوں کی جو چلتی آ رہی ہے۔ افتخار
चौधरी साहब से लेकर। अब इस हम ख्याली के जो नताइज हैं वो अब हम सब भुगते हैं। उसकी वजह यह है कि इसके नतीजे में जो इंसाफ है वो टोटली कॉम्प्रोमाइज़ होता है और फिर सबको पता चलता है कि जनाब ये वाला काम इशारे पे किया गया। जैसे हनीफ राही साहब हैं, उनका काम इशारे पे किया गया था, उनको ये बात कही गई थी कि जनाब इस मामले को लेकर टेकअप करो, पेश करो और वो फाइल करो पिटीशन। वो फाइल पेश हुई, फौरी तौर पर एडमिट हुई, खामोशी के साथ नंबर भी लग गया, अगले दिन फिक्स भी होगी, किसी को कानो कान खबर नहीं था। इसका मतलब ये है कि ये जो पास गोलिंग वाला सिस्टम है, इसके रास्ते में तो कभी ना कभी किसी न किसी को रुकावट पैदा करनी थी। अब इस सारे चक्कर के अंदर बुनियादी तौर पर जो प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है और शायद ये वजह है कि आज जब सुप्रीम कोर्ट ने जिस वक्त ये रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट के हवाले से समाअत का आगाज़ फिर किया और अटॉर्नी जनरल ने आज वहाँ पे दलाइल देने, जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक आज की समाअत मुकम्मल हो चुकी होगी। अलबत्ता आगाज़ ही बड़ा दिलचस्प था। आपको पता है कि कल से मौसम ख़राब था, बारिश होती रही है, तो वहाँ पर ना कोर्ट रूम नंबर 1 में चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही थी। तो जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ तो चिड़ियों ने जो है वो चहचहाना शुरू कर दिया, जिस पर जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने महल दिल में शायद उनको कहा होगा गुड टू सी यू। तो उन्होंने अटॉर्नी जनरल को मुखातब किया और कहा कि जनाब ये देखें चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, क्या पैगाम लेके आई हैं। तो उसके ऊपर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब ने कहा कि जनाब पैगाम तो कोई ना कोई अच्छा ही आएगा, जिस पर उमर अताब बंदयाल साहब मेरा ख्याल है कि शायद कुछ ज़्यादा ही माहौल में चले गए। इस चिड़ियों के चहचहाने के एक नेचुरल एटमॉस्फेयर होता है, उसका एक इम्पैक्ट आता है। तो चले उन्होंने कहा हाँ, माजी के अंदर भी एक दौर था जब कबूतरों के ज़रिए पैगाम भिजवाए जाते थे और अब देखते हैं ये पैगाम कैसे आते हैं। भाई ये वो कबूतरों के पैगाम उनको पता नहीं क्यों याद आ गए, शायद कोई माजी की कोई चीज़ उनको याद आ गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त है जो हो रही है और ये जो एक सीट खाली रह गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस की हामिल है। और मेरा ये मानना है कि किसी भी जगह पर हमें असूलों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब से आए हैं उमर अताब बंदयाल साहब और जिस तरीके से इन्होंने चीज़ों को ख़ास तौर पर जजेस की अपॉइंटमेंट के मामले को इन्होंने वो किया है, उससे खासे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो डेवलप हुए, ख़ास तौर पर सिंधी जजेस के अंदर। ये अब उसूली तौर पर इस तरह का जिक्र नहीं करना चाहिए कि जिससे पता चलेगा जनाबी सूबाइयत को फ़रोग़ दी जा रही है, लेकिन ये एक अनरेस्ट है जो क्रिएट हुआ कि जनाब सीट चाहे सिंध की खाली हो, अपॉइंटमेंट आपने करनी है पंजाब से या अपॉइंटमेंट आपने करनी है KP से या अपॉइंटमेंट आपने करनी है बलूचिस्तान की, जो असूल तय हुआ था वो ये था कि जिस सूबे की सीट खाली होगी उसी सूबे के हाई कोर्ट के जज को एलिवेट कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, या वहाँ के किसी भी और बंदे को एलिवेट कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जब आप असूलों को मुकम्मल तौर पर साइड पे रखेंगे और हम ख्याली को बरकरार रखने के लिए जो काबिल तरीन लोग हैं उनको नज़रअंदाज करेंगे तो फिर सवाल पैदा होंगे। फिर यही वजह होती है कि जस्टिस सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ होता है। फिर यही वजह होती है कि आपको अपने तफसीली जजमेंट के अंदर इस बात की वजाहत देना पड़ती है कि जनाब ये फ़ैसला 4-3 का नहीं था, ये 3-2 का फ़ैसला था पंजाब में इलेक्शन कराने वाला। और उसके बाद फिर आप उसी फैसले के अंदर ये बात भी लिखते हैं कि जजेस के जो जजमेंट के जो नोट्स हैं वो भी मौजूद हैं। भाई अगर वो मौजूद हैं तो फिर आप 3-2 कैसे स्टैंड करता है। और फिर अगर इसके ऊपर बताया जो है वो सुनने में आ रहा है कि ये जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का जो आया है फैसला जो उन्होंने लिखा है 5 रुकनी बेंच का, शायद इस बेंच में शामिल जो इनिशली 9 रुकनी बेंच था और जहाँ पर जिसने डिसेंट किया था, जिसने इख्तलाफ किया था, वो शायद जो रिकॉर्ड है उसको करेक्ट करने के लिए अपनी तरफ से कुछ और चीज़ें जो है वो तहरीर करके भेजें चीफ जस्टिस साहब को। इंटरनली होती है अमूमी तौर पर जजेस, लेकिन ये जो रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए फ़ाइल के अंदर चीज़ों को लगाने के लिए, ताकि कल को जो भी आए हिस्टोरियन वो चीज़ों को देखे तो वो क्लैरिटी में उसको पता चले कि जनाब किस जगह पर इंसाफ के साथ कौन सा खेल खेला गया था। तो बताया ये जा रहा है कि वो जो जजेस थे 4, वो शायद अपना एक और मुश्तरका ख़त जो है वो चीफ जस्टिस साहब को तहरीर करें कि जनाब आपके ने ये जो इस मामले का जो फ़ैसला लिखा है इसके अंदर कौन कौन सी कबाहतें मौजूद हैं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।